हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी स्पेशल के 7वें सेट को देखेंगे। तो इससे पहले हमने इस सीरीज के 6 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स वाटिका के अंदर ग्रुप डी स्पेशल सेट करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे मैथ और रीजनिंग दोनों का सेट एक साथ आपको मिल जाएगा। तो आप इन वीडियोस को वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि आपका ग्राफ से है। क्वेश्चन यह दिया गया है कि निम्नलिखित ग्राफ गणित में 5 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। उनके अंक 10 में से दिए गए हैं, यानी कि टोटल 10 नंबर है। 10 नंबर में से इन छात्रों का नंबर दिया गया है। जैसे देखिए, जो ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। बस आपको ग्राफ से डाटा को ऑब्जर्व करना होता है। हमने पाई चार्ट, लाइन चार्ट सबको पढ़ा रखा है, उसका एक वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम रख देंगे। आप चाहे तो वहाँ से कंप्लीट इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे छात्र 1 का नंबर देखिए, छात्र 1 ने कितना नंबर लाया है? 8 नंबर, ठीक है। उसी तरीके से छात्र 2 का नंबर देख लीजिए, यह 10 और 8 के बीच में है, यानी कि 9 नंबर लाया होगा। छात्र 3 का नंबर यहाँ पे 10 है। 4 का नंबर देख लीजिए 6 है। 5 का नंबर कितना है? यह ग्राफ आपका 8 और 6 के बीच में है, यानी कि 7। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बोला है कि छात्र 3 और 5 ने छात्र 4 और 1 से कितना ज़्यादा अंक प्राप्त किया। हमें यह बताना है कि छात्र 3 और 5 ने, तो छात्र 3 का नंबर देख लीजिए कितना है? 10 है। छात्र 3 का नंबर तो 10 है। और छात्र 5 का नंबर देख लीजिए कितना है ना? 8 और 6 के बीच में है, यानी कि 7 है। तो छात्र 3 और 5 का कुल नंबर 10 और 7 कितना है? 17। 3 और 5 का कुल नंबर है 17। अब इसके बारे में बोला गया है कि इसने 4 और 1 से, तो 4 और 1 का नंबर देखिए, 1 का नंबर कितना है? 8 और 4 का नंबर कितना है? 6 है। तो 8 और 6 कितना? 14। तो 4 और 1 का कुल नंबर कितना हो गया? 14। तो बोला है कि 3 और 5 का जो नंबर है वह 4 और 1 के कुल नंबर से कितना ज़्यादा है। तो देख लीजिए 3 और 5 का नंबर 17 है, इसका 14 है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, यानी कि विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। इसका वैल्यू देखिए दे रखा है, साइन कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू 2/3 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब कैसे होगा इसको आप समझिएगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अलजेब्रिक एक फॉर्मूला है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। इसके लिए हम लोग लिखते हैं, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इसके लिए लिखते हैं हम लोग a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। पावर 4 रहने पर यही तो लिखते हैं हम लोग, a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² लिखते हैं। a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 के रूप में अगर कोई व्यंजक रहे तो उसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो आप इस व्यंजक को देखिए अच्छी तरह से, यहाँ पे देखिए a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? एक बार हम लिख सकते हैं a² प्लस b² और एक बार a² माइनस b²। तो एक बार इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू, एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो लिख सकते हैं ना। चलिए इतना किसके लिए लिखा जा सकता है? इसके लिए a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो क्या लिख सकते हैं? a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। यही तो फॉर्मूला है ना, इसी वाले फॉर्मूला के ऊपर लेके आए हैं। आगे देखिए, तो इसके बदले में हम इतना लिखे हैं, बराबर में जो भी वैल्यू दे रखा है 2/3 है, तो 2/3 को आप रहने दीजिए। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो इस पूरे का वैल्यू आपका कितना हो गया? 1 हो गया। यह तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू आपका 1 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास केवल यही बचा हुआ है। 1 में इतना से गुणा करेंगे तो यही बचेगा ना, तो हमारे पास यही वैल्यू बचा हुआ है। अब इस वैल्यू को देख लीजिए, इसको तोड़ के हमको इस रूप में लाना है, कॉस के रूप में। तो कॉस स्क्वायर थीटा को तो आप कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के लिए इतना लिखा जा सकता है, बराबर में 2/3 है तो 2/3।
उसी फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अगर हम लिख दे यहाँ पे साइन स्क्वायर, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ किए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को अपने जगह पर माइनस है तो माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में जो वैल्यू है उसको रहने दिए। आगे देखिएगा आप, आगे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है तो माइनस रहेगा -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए इसको। अगर थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और -1 है तो -1, इस दोनों को ऐड कर लिए, बराबर में 2/3 हो, 2/3 है तो 2/3 रहने दिए। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इसी का वैल्यू पूछा गया था कि 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या होगा 2/3 होगा। देख लीजिए 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसी का वैल्यू पूछा गया था ना, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 2/3। मतलब इसी को जब हम तोड़े, इसी को जब तोड़ा गया तो इस फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो जो इसका वैल्यू होगा, अच्छी तरह से क्वेश्चन को पहचान लीजिए, जो इसका वैल्यू होगा वही इस वाले का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। यह क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। हमें इस क्वेश्चन में बतानी है, बोला गया है कि x और y धनात्मक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। इसके अलावा बोला है कि x प्लस वाई का वैल्यू कम होगा 70 डिग्री से। चलिए यह सब तो कंडीशन है। अब क्वेश्चन में देखिए मेन डाटा यही दिया है कि साइन 2x माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 2y प्लस 20 डिग्री। यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखिए, साइन के बराबर में इसको अगर पूरा को थीटा मानेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है कॉस थीटा, और साइन बराबर कॉस, टैन बराबर कॉट, और सेक बराबर कॉसेक तब होता है जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री हो। पुनः देख लीजिएगा, जैसे आप गौर से देखिए, अगर हम आपसे कहें कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो आप बोलोगे कि सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अच्छा 1/2 मान कॉस कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, तो कॉस 60 का भी वैल्यू क्या होता है 1/2। तो साइन 30 का भी वैल्यू 1/2, कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि साइन 30 का जो मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है। तो अगर साइन के बराबर में कॉस आ जाए, या टैन के बराबर में कॉट आ जाए, या सेक के बराबर में कॉसेक आ जाए, इंटरचेंजिंग वाला, साइन जिसमें इंटरचेंज करता है, कॉस जिसमें इंटरचेंज करता है, तो अगर इंटरचेंजिंग वाला बराबर में आ जाए उस केस में एक चीज आपका कंफर्म होगा कि इसके एंगल का सम पक्का कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, तभी यह आपस में बराबर होगा। साइन के बराबर में कॉस तभी होगा जब इसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो जब भी साइन के बराबर में कॉस दिया जाए, टैन के बराबर में कॉट दिया जाए, सेक के बराबर में कॉसेक, तो एक चीज हम कह सकते हैं कि इसके एंगल का सम क्या होगा 90। तो देखिए साइन का एंगल कितना है 2x माइनस 20 डिग्री, 2x माइनस 20 डिग्री किसका एंगल है साइन का, और कॉस का एंगल कितना है 2y माइनस 20 डिग्री, यही तो है ना 2y माइनस 20 डिग्री। यह साइन का एंगल है, यह कॉस का एंगल है, और दोनों का योग कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन के बराबर में कॉस तभी होता है, साइन के बराबर में कॉस, जब इसके एंगल का योग 90 डिग्री हो। बस आगे आपको इसको सोल्व कर लेना है। 20 डिग्री यहाँ प्लस में, यहाँ पे इस तरफ प्लस में है, ठीक है, 20 डिग्री इधर प्लस में कट गया। 2x 2y ऐड करेंगे तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x प्लस y बचेगा। तो x प्लस वाई बराबर इधर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रहने दीजिए। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो x प्लस वाई का वैल्यू 45 आया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सेक x प्लस वाई का मान। तो सेक के जगह सेक रखिए और x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकालें यहाँ 45, यानी हमें सेक 45 डिग्री का वैल्यू बताना है, और सेक 45 का वैल्यू होता है √2, क्योंकि cos 45 का ही उल्टा होगा ना, तो cos 45 1/√2 होता है, तो सेक 45 हो जाएगा आपका √2। तो मेन कॉन्सेप्ट यही था कि साइन के बराबर में cos है, तो साइन के बराबर में cos तभी होता है जब इसके एंगल का सम, एंगल का योग 90 डिग्री हो। तो इस दोनों को जोड़ के हम 90 डिग्री कर दिए, यहाँ से x प्लस वाई का मान आ गया। बहुत ही यह आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है, चक्रवृद्धि ब्याज से। पूछा क्या गया है देखिए,
5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI और साधारण ब्याज यानी कि SI। हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो अगर केस 2 साल का हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस सेट में आप 2 साल वाला देखिए, अगले सेट में हम लोग 3 साल वाले को समझेंगे। तो अगर केस 2 साल का हो तो CI और SI में अंतर निकालने का देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे मूलधन इंटू रेट गुना रेट। रेट को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेट गुना रेट न लिख करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इंटू R/100 का स्क्वायर। P इंटू R/100 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे आपका अंतर निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। तो जब भी 2 साल का केस रहे तो आपको क्या करना है, CI और SI में अंतर निकालने के लिए P इंटू R/100 का होल स्क्वायर कर देना है। अब आप निकालिए, यहाँ पे मूलधन देख लीजिए कितना है, 5,000 है, तो P के जगह तो 5,000 आ जाएगा, ओके, इंटू R, तो R का वैल्यू कितना है, 8 है, तो R स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 8 गुने 8 हो जाएगा। R स्क्वायर है ना, 8 गुने 8 बट्टा 100 का भी स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, या 100 गुना 100 हो जाएगा। यही तो होगा, R/100 का स्क्वायर है ना, तो R स्क्वायर मतलब R गुने R, 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुना 100। सोल्व कर लीजिए, बस देख लीजिए यहाँ से, 00 से आपका 00 कैंसिल हो गया, 10 से एक और 0 कैंसिल हो गया, 8 पंचे 40 और 4 अठे 32, 320, 320 बट्टा 10, 320 बट्टा 10 यानी कितना हो जाएगा, 32। तो 32 रुपये आपका CI और SI में अंतर हो जाएगा। इस मेथड को बस आपको याद रखना है और सीधे अपना आंसर निकालना है। देख लीजिए पुनः हम क्या करेंगे, मूलधन देख लीजिए कितना है, 5,000, तो सबसे पहले हम मूलधन लिखेंगे इंटू R गुने R यानी कि 8 गुने 8 और बट्टा में 100 गुना 100 यानी 1 पर कितना 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। बस इसी मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। यह सब चीज़ तो सेम रहेगा, यहाँ मूलधन रहेगा, यहाँ तो सेम रहेगा, रेट जो भी होगा उसको 2 बार गुना कर लेना है। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, बाकी गुना करेंगे, 8 पंचे 40 अठे 320, 320 में 10 से भाग करेंगे, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है। बोला है कि अभिनव ने P% के वार्षिक, यानी रेट नहीं मालूम है, रेट कितना है यहाँ पे P%, चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 5,000 रुपये निवेश किए। देखिए निवेश कितना किया है, 5,000 रुपये, इसका मतलब कि 5,000 रुपया मूलधन हो जाएगा, ओके। 3 साल के बाद उसे 1665 रुपये ज़्यादा मिले। ज़्यादा मिले इसका मतलब है कि क्या होगा, ज़्यादा ब्याज ही होगा ना, तो 1665 रुपया ब्याज हो गया। तो 5,000 पे 1665 ब्याज यानी कुल कितना राशि इसको मिला होगा 3 साल में, 6615, यही तो मिला होगा ना, 6655 ना, 6655 रुपये मिलेगा इसको। गौर से समझिए, 5,000 रुपये मूलधन था, 3 साल बाद उसे 1655 रुपये ज़्यादा मिले, यानी कि 1655 रुपया ब्याज हो गया। तो मूलधन 5,000 रुपये, 1655 ब्याज, यानी कि मूलधन 5,000, मिश्रधन 6615 रुपये। ब्याज को जब आप मूलधन में ऐड करिएगा तो वही तो मिश्रधन होता है ना, तो यह मूलधन हो गया, 3 साल में मिश्रधन इतना हो गया। अब आप इसको क्या करिए ना, रेट निकालना है। क्या करना है आपको कि सबसे पहले इसका रेशियो निकालिए, अनुपातिक फॉर्म में निकालिए, क्योंकि अनुपात में जब डाटा मिलता है तो वह छोटे फॉर्म में हो जाता है। तो देखिए अनुपात में अगर कटने वाला है तो काटिए, तो दोनों आपका कटेगा 5 से इसको काटेंगे तो 1000 पंचे 5000 हो जाएगा, और 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, इतना हो गया। तो यह बड़े फॉर्म में डाटा है, उसी को छोटे फॉर्म में कर दिए, यानी कि धनराशि 1000 से 1331 हो जाएगा। कितने साल में, 3 साल में। अब देखो 3 साल में ना, 3 साल में इतना हो जाएगा। तो जब भी रेट निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे कि 1 साल में क्या होगा। तो 3 साल का पता है कि 3 साल में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा अगर निकालना होगा तो इसका घनमूल कर लीजिएगा। तो 1000 का घनमूल क्या होगा, 10 हो जाएगा, और 1331 का घनमूल क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, 1331 का घनमूल 11, क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है। हमें क्या पता है यहाँ कि 3 साल में 1000 से 1331 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 साल में क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा। अगर 2 साल में इतना से इतना हो गया होता तो फिर हम इसका वर्गमूल करते तब पता लगता
तब पता लगता कि एक साल में कितना से कितना हो जाएगा। अगर 4 साल का मामला होता तो 2 बार वर्गमूल करते तो पता चलता कि एक साल में कितना हो जाएगा। तो जनरली 2 साल और 3 साल का केस होता है। तो 3 साल रहने पर क्या करेंगे हम लोग, घनमूल करेंगे, और 2 साल रहने पर वर्गमूल। तो 3 साल में 1000 से 1331, यानी एक साल में 10 से कितना हो गया, 11। अब रेट आपका आसानी से निकल जाएगा। एक साल में धन में जो वृद्धि होता है वही रेट कहलाता है। तो देखिए 10 से कितना हो गया, 11, यानी 1 का वृद्धि हुआ। 1 का वृद्धि कितना पे हुआ है, 10 पे हुआ है ना, पहले तो 10 ही था। परसेंटेज के लिए गुना कर दीजिए 100 से, चूंकि रेट परसेंटेज में रहता है। सोल्व करिए, 10 से काटिएगा, 0 कैंसिल, 10% आपका आंसर हो जाएगा, यानी रेट कितना हो जाएगा आपका 10%। तो इस तरीके से हम लोग अपना रेट निकाल लेंगे ऐसे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज से है। बोला है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि राम को 40% नंबर आया, ठीक है, राम को कितना नंबर आया, 40% नंबर आया, बट यह पास नहीं किया, यह फेल कर गया। कितने अंकों से, 20 नंबर से। तो 20 नंबर से यह क्या किया है, फेल किया है, मतलब 20 नंबर इसको कम आया है। पास करने के लिए जितना इसको नंबर चाहिए था उससे 20 नंबर इसको कम आया। आदित्य को 45%। अब आदित्य को देखिए, इससे परसेंटेज में कितना ज़्यादा नंबर आ गया, 5% ज़्यादा, तो 45% नंबर आया। अब इसको 45% नंबर आया और बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 नंबर अधिक, मतलब कि इसको 30 नंबर ज़्यादा आ गया। 30 नंबर ज़्यादा यानी कि 30 नंबर मोड़ करने का मतलब कि इससे 30 नंबर कम भी होता फिर भी यह पास कर जाता। जितना पे पासिंग मार्क्स तय है उससे इसको 30 नंबर ज़्यादा आ गया और पासिंग मार्क्स से इसको 20 नंबर कम आया। हम लोग देखो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले आप देखिए अंकों में, देखिए कि एक तो 20 नंबर से फेल हुआ है और दूसरा को 30 नंबर ज़्यादा आया है। इसका मतलब है कि दोनों के नंबर में अंतर कितना का हो जाएगा, दोनों के नंबर में अंतर 50 का हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर यह अंतर कैसे निकाले। अगर बोलता कि एक को 20 नंबर एक को 30 नंबर तब तो अंतर 10 का होता, बट क्या बोला है कि एक को 20 नंबर कम और एक को 30 नंबर ज़्यादा, यानी जो भी न्यूनतम मार्क्स है उससे 20 कम और दूसरा को उससे 30 ज़्यादा। तो कम और ज़्यादा में अंतर हम लोग जोड़ के निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि हम मान के चलते कि माना कि पासिंग मार्क्स 100 है, ठीक है, तो एक को 20 नंबर कम आया, मतलब कि 80 ही आया होगा। जो पासिंग मार्क्स हम तय किए हैं, मान लीजिए 100 तय कर लिए तो 20 नंबर कम यानी कि 80 आया होगा, और दूसरा को 30 नंबर ज़्यादा, तो पासिंग मार्क्स 100 तय किए हैं तो 100 से 30 नंबर ज़्यादा यानी 130। अब इस दोनों के मार्क्स में अंतर देखिए, 130 में से 80 माइनस करिए, 50 का अंतर हो जाएगा ना। तो सेम चीज़ आपको यहाँ डायरेक्ट कर लेना है कि 20 नंबर कम 30 नंबर ज़्यादा, यानी दोनों के नंबर में अंतर कितना का, 50 का। तो रियल में अंतर 50 का, जबकि परसेंटेज में अंतर कितना का है, 5 का। इसका मतलब 50 नंबर जो है वो 5% का वैल्यू है, तो 5 से भाग करेंगे तो 1% का मान हम टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं, यानी 100% का मान कितना, कुल मार्क्स कितना, 100 से गुना कर लेंगे। 5 से अगर हम इसको काटेंगे 10 पंचे 50, 10 गुने 100 यानी कि 1000। तो कुल एग्जाम जो हुआ है यहाँ पे वो कितने नंबर का हुआ है, 1000। हम लोग क्या निकाले यहाँ पे, टोटल मार्क्स निकाले हैं। जनरली क्वेश्चन में यही निकालने के लिए बोलता है कि टोटल मार्क्स क्या होगा। टोटल मार्क्स बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। अंतर 5 का, अंतर यहाँ पे कितना का, 50 का, 50/5 गुने 100 करेंगे, टोटल मार्क्स निकल जाएगा बहुत आराम से। लेकिन हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होती है। पासिंग मार्क्स बताना है, कितना प्रतिशत अंक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि भाई पासिंग मार्क्स कितना है, कितना नंबर लाएगा कोई तो पास करेगा। तो राम को देखिए 40% नंबर लाया था ना, 20 नंबर से फेल हो गया, तो 40% किसका, जो टोटल मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स तो 1000 आप निकाले हैं। अब राम जो है 1000 का 40% नंबर लाया था और इतना नंबर ला के पास नहीं किया था, कितना नंबर से फेल हो गया था, 20 नंबर से। यानी कुल मार्क्स के 40% के अलावा 20 नंबर और चाहिए होगा तभी तो पास करता ना राम। प्रतिशत से देखिए 00 कैंसिल, 100 गुने 4 400, 400 प्लस 20 यानी कि 420। पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 420 नंबर चाहिए, क्योंकि 40% तो यह लाया था। तो 1000 का 40% यानी 400 नंबर लाया था, फिर भी 20 नंबर से फेल हो गया था, यानी कि पास करने के लिए 420 नंबर चाहिए। हमें बताना है कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखिए 420 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। कुल कितना नंबर में से, 1000 नंबर में से, प्रतिशत तो ऐसे निकालते हैं ना। 420 नंबर चाहिए कुल कितना नंबर में से, 1000 नंबर में से। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं।
00 से 00, एक और 0 से एक और 0, 42 गुने प्रतिशत, यानी कि पास होने के लिए 42% नंबर की आवश्यकता हो जाएगी। पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 42% नंबर चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 29 को बाइनरी में बदलिए। देखिए, किसी भी संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए एक पैटर्न आपको याद रखना है। को दाहिने ओर से बाईं ओर दोगुना करते हुए 1 से शुरू करके लिखना है। तो सबसे पहले 1 लिखिए, अब इसका 2 गुना यानी 2, फिर अब इसका 2 गुना तो 4, फिर डबल करिए 8, फिर डबल करिए 16, फिर डबल करिए 32, फिर आगे 64। इस तरीके से आगे हम इसको लिखते जाएंगे। हम इस सीरीज को वहाँ तक ले जा सकते हैं जितना हमें आवश्यकता है। तो हमें 29 का वैल्यू निकालना है, तो 16 के बाद आगे हम 32 लिखेंगे, तो 32 तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 29 का वैल्यू तो 32 से पहले ही निकल जाएगा, इसलिए 16 तक लिख के ही हम छोड़ दिए हैं। क्या करना है? 1 से शुरू करके दोगुना करते हुए दाएं से बाएं आपको लिखना है। दाएं से बाएं 1 से शुरू करके दोगुना करते हुए लिखना है। और आगे देखिए, अब इसमें से जिन संख्याओं को जोड़ने पे 29 आ जाए उसके सामने आपको 1 लिख देना है। तो 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29। इनको जोड़े हैं, 16 को, 8 को, 4 को और 1 को, तो 29 आ गया है। तो इन संख्याओं के सामने हम क्या लिखेंगे? 1। और बीच में जो जगह बच गया वहाँ पे क्या लिखेंगे? हम 0 लिखेंगे। तो इससे आपका 29 बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो 1101 यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प सी होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। ठीक है, 2 खंभा है, एक 5 मीटर और एक 10 मीटर, दोनों जमीन पे सीधे खड़ा है। उनके पाए के यानी पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगा? यह हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या है। बोला 2 खंभा है, एक 5 मीटर और एक 10 मीटर। तो यह खंभा एक 5 मीटर का बना दिए और एक दूसरा खंभा हम बना दिए 10 मीटर का। अब इस दोनों खंभों के बीच की दूरी, पैरों की दूरी जो है वह दे रखा है आपका कितना मीटर? 12 मीटर। अच्छा, एक खंभा 5 मीटर का है और एक दूसरा खंभा जो है यह आपका 12 मीटर का है, 10 मीटर का है। एक खंभा 5 मीटर का, दूसरा खंभा 10 मीटर का। इसके पैरों के बीच की दूरी कितना मीटर दिया है? 12 मीटर। यही है क्वेश्चन। 2 खंभा, एक 5 मीटर और एक 10 मीटर। इसके पैरों के बीच की दूरी दे रखा है 12 मीटर। हमें बताना है इसके शीर्षों के बीच की दूरी। तो एक खंभा का शीर्ष तो यहाँ पे है और दूसरा का शीर्ष यहाँ पे है। हमें इसी दूरी को बताना है, इसी का वैल्यू बताना है कि क्या होगा शीर्षों के बीच की दूरी। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसको मिला देते हैं, बिल्कुल इसके समानांतर मिला देते हैं। तो अगर हम इसके समानांतर मिला दिए तो यह वाला 5 है, ध्यान से देखिएगा, यह वाला खंभा का ऊंचाई 5 है, तो यह भी क्या होगा? 5। तो यह 5 होगा, पूरा 10 है तो इसमें से 5 हटा लेंगे, तो इस वाले भाग का माप क्या हो जाएगा? 5, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप 5। आगे देखिए, यह 12 मीटर है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। अब आप ट्रिपलेट लगा दीजिए, 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट होता है, या फिर समकोण त्रिभुज का लंब आधार कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो 5 है, 12 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आप चाहे तो कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या 5, 12, 13 का आपका एक ट्रिपलेट बनता है। तो यह 5 है, यह 12 है, तो यह कितना होगा? 13, यानी दोनों खंभों के शीर्षों के बीच की दूरी 13 मीटर। विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। साइन ए बराबर 4/5 और साइन बी बराबर 5/13, तो साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा? देखिए, साइन ए और साइन बी दिया गया है, तो हम 2 ट्रायंगल बनाएंगे, एक ए के तरफ से और दूसरा बी को लेकर के। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो इसमें देखिए लंब कितना हो जाएगा? 4 और कर्ण कितना? 5। तो ट्रिपलेट बनता है 4, 5, 3 का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? 3। इसका मतलब आधार 3 हो जाएगा। पाइथागोरस लगा के भी इस साइड का माप निकाल सकते हैं। तो यह किसके लिए है? जहां भी ए लगा होगा उसमें लंब आधार कर्ण हम इसको यूज करेंगे। आगे साइन बी का मान 5/13, तो एक और ट्रायंगल हम बना लेते हैं। साइन बी बराबर 5/13, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण यानी 5, 13। तो 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो 5 है, 13 है, तो तीसरा साइड क्या होगा? 12। या किस वाले में? बी वाले में।
यानी जहां भी ए लिखा होगा, जहां भी एंगल ए होगा उसमें लंब आधार कर्ण इसमें से यूज करेंगे, और जहां भी बी लिखा होगा उसमें लंब आधार और कर्ण इसमें से यूज करना है। यही अंतर होता है। बाकी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कर्ण आधार तो अपने आप निकल गए, यह साइड तो हमारा अपने आप निकल जाएगा ट्रिपलेट के मदद से। उसी तरीके से साइन बी बराबर 5/13 साइन थीटा यानी लंब बट्टा कर्ण, तो 5/13 लंब कर्ण दिया गया है। यह साइड हम लोग ट्रिपलेट के मदद से निकालिए, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट भी हम पढ़ा चुके हैं। अब आगे देखिए, आगे हमें किसका वैल्यू निकालना है, साइन ए माइनस बी का। तो देखो साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का वैल्यू होता है आपका साइन ए, इस फॉर्मूला को भी बहुत अच्छी तरीके से हम याद कराए हैं, इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी। देखो साइन जो है बहुत अच्छी तरीके से बंटवारा किया है, पहला भाग में ए अपने पास रखा और बी कॉस को दिया, तो अगले भाग में ए कॉस को दिया और अपने पास बी रखा। ठीक है, चलिए तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है साइन ए माइनस बी का वैल्यू, और हमें इसी का वैल्यू बताना है। अब आप मान रख दीजिए साइन ए, तो साइन ए का मान तो 4/5 दिया गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है, 4/5 इंटू कॉस बी। अब कॉस के साथ बी लगा हुआ है तो बी वाले में से आप वैल्यू रखिए, तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी 12/13, 12/13 कॉस बी का वैल्यू हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, लेकिन बी लगा हुआ है तो बी वाले ट्रायंगल से, तो आधार कर्ण, माइनस है तो माइनस, कॉस ए है ना, ए लगा हुआ है तो इस वाले ट्रायंगल से, आधार बट्टा कर्ण 3/5। कॉस थीटा बराबर जो होता है वही यूज करेंगे। ठीक है, बट ए लगा हुआ होगा तो ऊपर वाले ट्रायंगल से, और बी लगा रहे तो नीचे वाले ट्रायंगल से। साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू तो आपका 5/13, साइन ए और साइन बी दोनों का वैल्यू तो 2 ही रखा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे 12 चौके 48 बट्टा कितना हो जाएगा, 13 पंचे 65, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15/65। अब 48/65 में से 15/65 माइनस करेंगे तो 33 बट्टा कितना हो जाएगा, 65। देख लीजिए आपका आंसर यही हो जाएगा 33/65। इसी क्वेश्चन में अगर साइन ए प्लस बी का मान पूछा होता तो केवल यहाँ पे हम क्या कर लेते, प्लस कर लेते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इस तरीके का, ट्रिग्नोमेट्री से भी है। यहाँ पे आपका 11 है। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, 11 पाई है। देखिए एक चीज़ आपको हम बता दें कि अगर tan और tan गुना में रहे इस तरीके से, जैसे tan 30 डिग्री को आप tan 60 डिग्री से गुना करके देख लीजिए, tan 30 को tan 60 से गुना करके देखिए वैल्यू कितना आता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, इंटू tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। इससे यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस बात को आप समझिए, जब भी tan और tan गुना में रहे ना, या फिर tan और cot और cot गुना में रहे, tan गुने cot तो 1 होता ही है, इसके अलावा अगर tan और tan भी गुना में रहे सेम जाति वाला, या cot और cot भी गुना में रहे और उसके एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। डायरेक्ट हम देख के कह सकते हैं, tan गुना में है तो इसके एंगल को जोड़िए, 30 और 60 90 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। उसी तरीके से tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री का मान क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए tan गुना में है तो इसके एंगल को जोड़ के देखिए, 40 50 90 है हो रहा है तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो जब भी tan और tan गुना में रहे और इसके एंगल का सम 90 डिग्री हो, उस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, आप क्या करिए कि tan π/24 को गुना करके देखिए tan 11 π/24 से, तो tan और tan गुना में, अब इसके एंगल को जोड़िए तो π/24, इसका एंगल यही π/24 है और उसका एंगल क्या है, 11 π/24। जोड़ के देखिए दोनों को, जब दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 π/24 होगा। 12 π/24, दोनों के बट्टा में 24 तो पाई प्लस 11 पाई, 12 दूना 24 कितना आ गया, π/2 आ गया। π/2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो जब भी tan और tan गुना में रहे और एंगल जोड़ने पर 90 आ जाए, इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो इस दोनों का गुणनफल 1 हो जाएगा। उसी तरह से tan 3 π/24 को tan 9 π/24 के साथ गुना करके देखिए। यहाँ पे देखिए 3 π/24 और 9 π/24, तो 9 3 12 π/24 यानी π/2 यानी 90 आ गया। तो tan और tan गुना में है, एंगल जोड़ने पर 90 तो मान 1। और उसी तरीके से यहाँ भी देखिए 7 और 5 12 π/24 हो जाएगा जब इसके एंगल को ऐड करेंगे, यानी π/2 एंगल का सम 90 तो मान 1।
तो जब भी tan और tan गुना में रहे और उसके एंगल को जोड़ने पे 90 आए तो मान 1 होगा। cot और cot गुना में रहे उसके एंगल को जोड़ने पे 90 आए तो मान 1 होगा। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देख लीजिए, अगर पेयर बनाए तो समझ जाइएगा कि मान 1 होगा, और अगर जोड़ा नहीं लगाए तो बीच में कोई ऐसा वैल्यू आएगा जैसे जिसका आप मान निकाल सकते हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, इस तरीके से बीच में कोई वैल्यू आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 टर्म है, तो जोड़ा लगा लेगा तो इसका मान आपका क्या होगा 1। tan वाले में और cot वाले में जनरली हम लोग सीधे अपना आंसर ऐसे चुनेंगे। अगला देखिए क्या बोला है, 7 भुजा वाले एक बहुभुज के डिग्री में आंतरिक कोण का माप क्या होगा। भुजा कितना है 7, तो जितना भुजा होगा उसमें से 2 कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5। 7 भुजा है तो क्या लेंगे 5 और इसमें गुना कर देंगे हम लोग 180 से, क्योंकि जितना भुजा होता है उससे 2 कम त्रिभुज फॉर्म होता है। ओके, और एक त्रिभुज बना इसका मतलब 180 डिग्री, तो 5 त्रिभुज बनने का मतलब है 180 गुणे 5 यानी कि 900 डिग्री। क्लियर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, जैसे त्रिभुज है ना, त्रिभुज भी एक पॉलीगन है, इसके भी सभी अंतः कोणों का योग है ना। तो n के जगह 3 रखिए, n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, तो n के जगह 3 रखिए तो 3 - 2 1 गुना 180 डिग्री का कोण बनता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा, तो इनके जगह 4 रखिए, 4 - 2 2 गुने 180 यानी कि 360 डिग्री होगा। पंचभुज के 5 कोणों का योग, तो इनके जगह 5 - 2 3 गुने 180 540 डिग्री। -2 क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप चतुर्भुज लेते हैं तो कितना भुजा होगा 4, तो 4 भुजा में कितना त्रिभुज बनता है देख लीजिए, 1 और 1 2 त्रिभुज बना। एक त्रिभुज का मतलब 180 डिग्री, तो 2 त्रिभुज का मतलब 2 गुना 180 डिग्री। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि जब भी अंतः कोणों का योग निकालना पड़े तो या तो n-2 इंटू 180 डिग्री फॉर्मूला लगा दीजिएगा, या फिर जितना भुजा होगा उससे 2 कम त्रिभुज बनेगा। तो 7 भुजा का मतलब कितना त्रिभुज बनेगा अंदर में 5, और एक त्रिभुज का मतलब कि सभी कोणों का योग 180, 5 है तो 180 गुने 5 यानी कि 900 डिग्री हो जाएगा। और सभी बहिष्कोण का योग 360 डिग्री होता है, जो पीछे के सेट में हम लोग देखे थे। अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है। ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समानांतर जीवा है। देखिए 2 जीवा है, ध्यान से देखिएगा, ज्या लिख दिया है, जीवा है ए बी और सी डी। अब जीवा बनाते, एक जीवा ए बी हो गया। जीवा किसको बोलते हैं, वृत्त के परिधि के किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा। तो एक जीवा ए बी हो गया और दूसरा जीवा क्या है सी डी हो गया, ठीक है। और यह दोनों केंद्र के विपरीत दिशा में है, व्यास के विपरीत दिशा में है, एक ऊपर है एक नीचे है। या तो आप एक को बाएं बनाएं एक को दाएं बनाएं, हमेशा क्या करना है, विपरीत बोला जाए तो एक को ऊपर और एक को कहाँ बनाना है नीचे। अब बोला यदि ए बी 10 सेंटीमीटर, एक का माप क्या है 10 सेंटीमीटर, और सी डी 24 सेंटीमीटर, दूसरा का माप क्या है 24 सेंटीमीटर। इस जीवा की लंबाई 24, इस जीवा का लंबाई कितना 10। बोला है वृत्त की त्रिज्या 13, ठीक है भाई, त्रिज्या भी दे रखा है। बोला है दोनों जीवा के बीच की दूरी क्या होगी। देखो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी हम लोगों से पूछा है कि क्या होगा। गौर से समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, एक ट्रिक यहाँ पे हम यूज करेंगे। ट्रिक क्या है कि जब भी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पूछे और दोनों जीवा एक दूसरे के विपरीत में हो, तो दोनों जीवा के लंबाई को आप जोड़िए और इसमें भाग कर लीजिए कितना से 2 से, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो 24 और 10 34/2 कितना हो जाएगा 17। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना हो गया 17। अच्छा, जोड़ के 2 से भाग कब करेंगे, जब दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में रहेगा तब तो दूरी ज्यादा होगा। लेकिन अगर यह दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ होता, जैसे यहाँ पे केंद्र बना दिए, एक जीवा यहाँ पे होता, एक जीवा यहाँ पे होता, पॉसिबल था ऐसा भी, ए बी यहाँ पे और सी डी यहाँ पे, इस तरीके से होता, तब इस दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होता, तब हम लोग फॉर्मूला यूज करते 24 - 10/2। बस 24 में से 10 माइनस करिए 14, 14/2 कितना हो जाएगा 7। तो यह ट्रिक आपको यूज करना है, जब भी 2 जीवाओं के बीच की दूरी पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तब जब दोनों जीवा विपरीत दिशा में होगा, और घटा के आधा करेंगे तब जब दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ होगा। एक ही तरफ रहने पर घटा के 2 से भाग और विपरीत दिशा में रहने पर जोड़ के 2 से भाग। यही तरीका आपको अपनाना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अगर बेसिक से आप बनाने के लिए चले जाइएगा तो फिर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। जैसे त्रिज्या भी दे रखा है तो यहाँ से मिला देंगे, त्रिज्या हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 13। अभी पूरा 24 है तो आधा कितना होगा 12, क्योंकि केंद्र बिंदु से हम जीवा पे लंब डालते हैं तो 12 हो जाता है। यह 12 है, यह 13 है तो यह 5 ट्रिपलेट लगा देंगे। उसी तरीके से फिर यहाँ पे वैल्यू निकालिए, यह तो आपका
त्रिज्या है तो 13, केंद्र बिंदु से पड़ी त्रिज्या तो 13, पूरा 10 है, आधा क्या होगा 5, तो 5 13 12 का ट्रिपलेट बनता है। तो देख लीजिए यह 12, यह 5, 12 और 5 कितना 7। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हमने